नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। घर बनाने का सपना हर इंसान का होता है, लेकिन कई बार पैसों की मुश्किलें हो या मनपसंद जगह ना हो, ऐसी बहुत सारी मुश्किलों की वजह से अपना आशियाना बनने से रह जाता है। लेकिन आज के समय में हम देखें तो फाइनेंस की भी सुविधा बहुत ज्यादा हो चुकी है। आसानी से लोन आपको मिल जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिस पर आप कम पैसों में भी अच्छा मकान बना सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बैंक की है, जो होम लोन हमको प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेज लोन देते हैं। इस तरीके के अलग अलग ऋण की सुविधा भी आज बैंकों ने हमें दे रखी है। तो चलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अपने सपनों को आकार लेता हुआ देखना हर किसी की ख्वाहिश होती है और इस आकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे सेक्टर जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस गुरु आज हमारे साथ में मौजूद है विजय रोहरा। विजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। फाइनेंस एक ऐसी जरूरत बन चुकी है आज विजय जी, चाहे हर मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लोन लेता है। लेकिन कहाँ से लें, कैसे लें, और खास करके लोन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये फाइनेंस सेक्टर कितना हेल्प करता है व्यक्ति की? 100% हेल्प करता है। मैं समझता हूँ कि बिना फाइनेंस के ये रियल एस्टेट सेक्टर तो कभी सक्सेस होता ही नहीं। आज फाइनेंस है तो रियल एस्टेट है। अच्छा, फाइनेंस इंडस्ट्री में आजकल हम लोग जो एक शब्द है वो काफी सुन रहे हैं, वो है कि जो लोन मॉरिटोरियम, ये क्या चीज है विजय जी? लोन मॉरिटोरियम एक कहावत है, काफी कॉमन कहावत है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता मैं चेंज कर लेता हूँ इसमें, कर्म किए जा ब्याज की चिंता ना कर। लॉकडाउन स्टार्ट होने के तुरंत बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये मॉरिटोरियम लागू किया था। क्या है ये मॉरिटोरियम? उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से 25 मार्च के आसपास उनके ये आया था इंटरव्यू। उन्होंने कहा था कि आज से मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का मॉरिटोरियम लागू। मैं समझता हूँ मॉरिटोरियम सही टाइम पे आरबीआई द्वारा प्रायोजित एक घटना है, और अगर ये नहीं रहती, यू कांट बिलीव इंडिया के, भारतीय इकोनॉमी के 30 से 40% लोन आज एनपीए हो गए रहते। क्या है मॉरिटोरियम? मॉरिटोरियम पहले उन्होंने 3 महीने का दिया, मार्च, अप्रैल और मई, फिर उसे 3 महीने का और बढ़ाया, जून, जुलाई और अगस्त, 6 महीना। इसका मतलब ये है कि 6 महीना आपको अपनी ईएमआई पटाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप चाहें तो। अच्छा। आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास पैसा है, जैसे फार्मा सेक्टर वाले हैं, किराना शॉप्स वाले हैं, जो आवश्यक उनमें थे, उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो भरे ईएमआई अपनी। लेकिन कई सारे लोग थे जिनका सेक्टर बंद हो गया था, जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, जो घर में बैठ गए थे लॉकडाउन में कंप्लीट, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लिक्विडिटी नहीं होने की पोजीशन में 6 महीना उनको नहीं पटाना है, यही उनका मॉरिटोरियम कहा जाता है। हालांकि हमेशा से ये लागू रहा है, लेकिन अभी सारे सेक्टर्स के लिए, फाइनेंस के जितने वर्टिकल हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, चाहे वर्किंग कैपिटल लिमिट हो, चाहे कार लोन हो, सब में आरबीआई गवर्नर साहब ने मॉरिटोरियम लागू कर दिया 6 महीने के लिए। लेकिन कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हैं इसमें कि मॉरिटोरियम लें कि ना लें। एनबीएफसीज और आपका बैंक द्वारा कई बार भ्रमित किया गया उनको कि आप अगर ये मॉरिटोरियम में अपनी ईएमआई नहीं पटाएंगे तो आपकी जो 6 ईएमआई है ये बढ़ के 24 से 25 ईएमआई हो जाएगी। इसकी मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉर्मल डेज में क्या होता है, बैंक का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो सिस्टम होता है वो चलता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट में, माने घटती ब्याज दर पे। एक एग्जांपल, 1 करोड़ का आपने होम लोन लिया हुआ है, 1 लाख रुपए की आप ईएमआई भर रहे हैं,
क्या हुआ, 1 लाख का आपका EMI जैसे ही बैंक में गया, उस EMI में आपका उस महीने का इंटरेस्ट कट के बाकी जो पैसा बचा वो मूल में से कम हो गया। इसे कहते हैं घटती ब्याज दर। क्या हुआ, इस महीने आपने 1 करोड़ रुपए पे ब्याज पटाया, 20,000 रुपए आपका मूल में से कम हो गया। अगले महीने 99,80,000 रुपए पे आपको ब्याज लगेगा। ये हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस। फिर आपने अगले महीने पटा दिया। तो ये सभी लोन में रहता है? ये हर लोन में एप्लीकेबल रहता है रिड्यूसिंग बैलेंस पद्धति। अब मैंने कहा कि लिक्विडिटी है तो आप EMI पटाइए, लिक्विडिटी ना है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, 6 महीना RBI आपके साथ है। लेकिन इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन स्टाइल है वो हो जाता है कंपाउंडिंग। माने आपका 1 लाख रुपए का EMI, 1 करोड़ रुपए का आपका लोन है, आपने इस महीने मॉरिटोरियम अवेल किया, 1 लाख रुपए की आपकी EMI आपने नहीं पटाई, अगले महीने आपका लोन हो जाएगा 1 करोड़ 1 लाख रुपए। माने वो EMI उसमें ऐड हो गई, वो उसमें ऐड हो गई। ऐसे करके 6 महीने का टोटल, ये मानना है मेरा कि 5% के आसपास अगर आप 6 महीने नहीं पटाते हैं, आपका लोन अप हो जाएगा। 5% प्रिंसिपल ऐड होके लोन का जो वैल्यू होगा 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 5 लाख या 1 करोड़ 6 लाख रुपए होगा। इसमें आप लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें। कुछ अफवाहें फैली हुई है कि आप ये 6 महीना नहीं पटाएंगे तो आपका 24 EMI बढ़ जाएगी, 25 EMI, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आप मत पटाइए। आपके पास 3 महीना लिक्विडिटी नहीं थी, अगले 3 महीना आ गई है, आप वो 3 महीने का EMI पटा दीजिए। बैलेंस EMI आप 6 महीने बाद, आप 9 महीने बाद, आप 10 महीने बाद कभी भी पटा दीजिए। आप जो पेमेंट उस समय एक्स्ट्रा EMI का करेंगे वो डायरेक्ट आपके मूल में से कम हो जाएगा। इस टाइप से आप ये जो बैलेंस पेमेंट है कभी भी आप खत्म कर सकते हैं। ये है टोटल मॉरिटोरियम। इससे पहले ये सारे प्रोडक्ट्स में था। अच्छा। लेकिन लिमिटेड लोगों को दिया जाता था, अगर नीड है क्लाइंट की तो दिया जाता था। आज की डेट में सारे को ऑप्शनली अवेल कर दिया गया है। अच्छा, ये जो 6 महीने का जो पीरियड, पहले 3 और उसके बाद, हमें ये लगा था कि जिनका लोन ऑलरेडी चल रहा है उसमें अपने आप ये फैसिलिटी होगी और EMI नहीं कटेगी। लेकिन जब आपने बताया तो अब ये समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन है, आप चाहें तो इसका फायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में क्या जो कस्टमर है, अब तो वहाँ कस्टमर ही कहेंगे, तो क्या वो बैंकों में जाएं, उनको अप्लाई करना होगा या कैसे उनको बताना होगा कि हाँ हम 6 महीने EMI नहीं देंगे? नहीं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर कस्टमर को ऑनलाइन मैसेज भेज रहे हैं, ऑनलाइन लिंक भेज रहे हैं। अगर आपको मॉरिटोरियम अवेल करना है तो आप यस करिए, अवेल नहीं करना है तो नो करिए। मैसेज भेजने से ऑटोमेटिक आपका मॉरिटोरियम लागू हो जाएगा। इसमें एक प्राइवेट बैंक का मैं बखान करूँ तो वो हर महीने अलग अलग SMS भेज रही है। एक गवर्नमेंट बैंक का मैं अगर डिटेल बोलूँ तो उन्होंने ऑटोमेटिक सारे कस्टमर को दे दिया है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है मॉरिटोरियम अवेल करने का। जी। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम अपने घर के लिए लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद में हमें लगता है कि बस हमारी तो EMI कट रही है, इतना ही पर्याप्त होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय समय पर आपको अपने EMI पर भी नजर रखनी है। कैसे रखें और उसका क्या फायदा होगा ये भी हम आपको बताएंगे। जब से हमें लोन की सुविधा मिली है, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है क्योंकि मनपसंद चीजों को हम EMI के माध्यम से खरीद लेते हैं। तो क्या केवल EMI पटा लेना ही हमको कर्ज लेने के बाद ये काम होता है या इस पर भी निगरानी रखने की जरूरत होती है? विजय जी, जैसा कि हमने होम ले रखा है और एक मुश्त जो रकम है वो हमारी सैलरी से कट जाती है, क्या इतना पर्याप्त है या अपने लोन को भी नजर रखने की जरूरत होती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है। एक चीज मैं क्लियर करूं, आपने कार ली, आपने 2 व्हीलर लिया, आपने काफी सारे आइटम लिए, कंज्यूमर आइटम्स लिए। आप कार लेते हैं 3 से 5 साल के लिए। आप क्या करते हैं, हर 2 से 3 महीने में उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। आप बाइक लेते हैं, आप घर में धुलवा रहे हैं, माने एक रेगुलर मेंटेनेंस, छोटे छोटे पार्ट को चेंज करवा रहे हैं। लेकिन होम लोन या मॉर्गेज लोन या वर्किंग कैपिटल लोन में ठीक इसके उलट करते। यहाँ पे कार में आपका 5 साल का साथ है, 4 साल का साथ है, लेकिन होम लोन तो कम से कम 15 साल से स्टार्ट होके 30 साल तक के लिए अवेल होता है। इसमें लोग क्या करते हैं, लोन लिया और सिर्फ EMI पटाने में ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीजों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें सबसे एक प्लस पॉइंट
अगर आप ईएमआई पटा रहे हैं, पॉजिटिव साइड जो ये इसका ये है कि रेगुलर ईएमआई आपकी जा रही है तो सिबिल आपका अच्छा है, नो इशू। लेकिन सिर्फ ईएमआई पटाने से आपका काम नहीं होना है, आप अपने लोन की भी सर्विसिंग करिए, उस लोन को भी मॉनिटर करिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी चल रहा है 2018 में अगर आपने होम लोन अवेल किया होगा तो 2018 मेरे अंदाज से बता रहा हूँ कि उस समय होम लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो ब्याज दर एप्लीकेबल थी, वो 9.5 से 10% थी। 2019 में ये हो गई कम होके 8.5 से 9.5 के बीच। अभी 2 महीना पहले मार्च 2020 में जो होम लोन लोगों ने अवेल किया है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.25 से 8.75 के बीच में। अभी 2 महीनों में ही लॉकडाउन के चलते क्या हुआ है, नए रेट ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, 2 कारणों से कम होके आए हैं। पहला तो आरबीआई ने रेपो रेट 2 बार कम कर दिए, अच्छे खासे कम कर दिए। दूसरा, उठाव नहीं है होम लोन में, ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। इसकी वजह से यू कांट बिलीव कि नए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.9 से लेके 7.5 तक है। अगर आपने 18 में लोन लिया हुआ है 9.5% से, आज की डेट में कितना कम किया होगा बैंकों ने। एक चीज़ मैं कहता हूँ, पहले हम लोग बैंक के खातेदारी हुआ करते थे, आज की डेट में हम बैंक के ग्राहक हैं, तो आपको अपनी लोन की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। मैं कह रहा था 2018 में आपने क्या किया था, 9.5 में लिया था, कम होके कितना होगा, आज की डेट में 8.75 से 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपके होम लोन में या मॉर्गेज लोन में, उससे कम नहीं होगा। आपको क्या करना है, आप 3 से 4 महीने में, 5 से 6 महीने में उसको मॉनिटर करिए। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, ऑनलाइन आप देखते रहिए आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट वाला और आपका लिया हुआ इंटरेस्ट दोनों में ज़्यादा फर्क है तो आप जाइए ना अपने बैंक जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है, आप बैंक मैनेजर से बात करिए, बोलिए ये फ़र्क है करंट रेट में और मेरे रेट में, इसको मैच करिए। अगर वो मान जाते हैं, आपका मैच करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बैठे हैं, आप हमारे पास आइए, आप डायरेक्ट भी बैंकों में जाइए, आप अपना लोन टेक ओवर करवा लीजिए। 2% का डिफरेंस, 1.5% का डिफरेंस मायने रखता है। अगर 25-30 पैसे का डिफरेंस है तो आप भूल जाइए, आप उसे कुछ मत करिए। लेकिन 1 करोड़ में अगर 2% का डिफरेंस का आप कैलकुलेशन करेंगे तो सालाना 2 से 3 लाख रुपए की आपकी बचत है। यही होता है लोन मॉनिटरिंग, बहुत अनिवार्य चीज़ है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी विजय जी। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँ कि जब इस तरीके से रेपो रेट कम होते हैं, चूंकि अभी तो 2 बार कम हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम आ गया है, ऐसे में जब हम बैंक गए, हमको एक राशि देनी पड़ती है मिनिमम, और उसके बाद में कुछ ईएमआईज कम होती हैं। तो ये जो ईएमआईज कम हुई हैं, तो इसका मतलब हमारा जो टेन्योर था, मान लीजिए 10 साल था, तो ईएमआई अगर कम हुई है तो क्या हमारा वो जो समय है वो भी कम हुआ? क्योंकि ईएमआई की रेट तो हमने कम नहीं किया है, सेम रेट दे रहे हैं, तो इसमें हमको फायदा कैसे होगा? ये लोगों को समझता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। नहीं, ये रेगुलर मॉनिटर करने से ही आपको समझ में आएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, आपकी ईएमआई सेम चल रही है और बैंक ने आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, तो टेन्योर जो आपने पहले 15 साल के लिए लिया था, सपोज 25 पैसा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा, तो ये मान के चलिए आपकी 6 से 7 नंबर ऑफ ईएमआईज कम होंगी। और मतलब जो 15 साल था वो मान लीजिए 14.5 साल, ज्यादा है तो 14 साल होगा। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें बैंक चाहे तो अपने मन से बढ़ा घटा तो नहीं सकता फिर? नहीं, बैंक अपने मन से बढ़ा घटा नहीं सकता ईएमआई, वो कैलकुलेशन मेथड सारे बैंकों के सेम होते हैं। मेन चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना कम हो रहा है। जी, हाँ, अभी के समय में तो ज्यादा होगा। जी जी जी, आपने पहले लिया हुआ है, आज का रेट बहुत कम है। अभी तो मैं सबको गाइड करूंगा, सबको एडवाइस दूंगा कि आप जाइए और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें कि कई लोगों ने लोन पहले से ही ले रखा है, तो ऐसे में उनके लिए क्या सुझाव है? मान लीजिए जैसा अभी तो एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपने बात कही है, कई बार ये होता है कि कोई बैंक राजी होता है, नहीं होता है, तो क्या सुझाव है जो लोग पहले से ही लोन लेकर रखे हुए हैं, 8 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं? नहीं, पहले से जिन्होंने लोन लिया हुआ है और मॉनिटर नहीं किया है, तो इसमें तो 100% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा ही होगा, उनको तुरंत स्विच कर लेना चाहिए अपना लोन। आप आइए हमारे पास लक्ष्मी फाइनेंस के। अच्छा, इससे जुड़ी कुछ और भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, क्योंकि पहले नोटबंदी और उसके बाद अब कोविड-19, इसके बाद हमने देखा है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर था उसमें काफी गिरावट भी दर्ज की गई। क्या कारण है और आम लोगों को इससे क्या फायदा लेना चाहिए?
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। विजय जी, कई लोग एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोन लेकर रखते हैं। और मान लीजिए 2 घर ले रखा है उन्होंने, गाड़ी भी ले रखी है, ऐसे EMI पर ही बहुत सारी जिंदगी चल रही होती है। उनके लिए क्या कहेंगे आप अभी? करेंट सिनेरियो माने EMI ये तो बिल्कुल फिक्स है। इस समय एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि पहला होम लोन कोई लेता है, उसके बाद उसको एक कंफर्ट आ जाता है। जैसे ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए, आसमान पे चढ़ जाते हैं लोग। 1 लाख रुपए का किसी का सैलरी है, उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम के हिसाब से एक होम लोन अवेल कर लिया। 1 लाख का सैलरी, 60,000 का EMI चल रहा है, उन्होंने होम लोन ले लिया। उसके बाद उनको कंफर्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने फर्नीचर खरीद लिए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड अवेल कर लिया, उनका टूर ट्रैवल चालू हो गया, काफ़ी सारे खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है, बैंक में जब आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार मैक्सिमम लोन वो प्रोवाइड कर देती है होम लोन। उनको मालूम है कि आपका सैलरी का 60% इट शुड बी आपकी EMI, 40% आपको अपने घर के और अदर खर्चों के लिए और थोड़े बहुत सेविंग के लिए रखना चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं समझते। अब हो क्या जाता है कि आपने होम लोन लिया, आपने दूसरे खर्चे किए, उस खर्चों की पूर्ति के लिए आपने एक पर्सनल लोन ले लिया, उसकी एक EMI बढ़ गई। फिर 2-3 महीने बाद आपने एक अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, अनसिक्योर्ड लोन की EMI पटाने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया। फिर क्रेडिट कार्ड से भी आपने क्या किया, उसमें से भी EMI लोन इजीली जो अवेलेबल है वो ले लिया। अब होता क्या है कि 1 लाख की सैलरी, 60,000 का होम लोन EMI और 8-10 लाख दूसरे लोन आपने ले लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब। अब यहाँ पे बैलेंस गड़बड़ा जाता है। कहने को ये लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, 2 से 3 साल में हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन 2 से 3 साल में आप जो 60,000 की EMI थी वो अब आके 1 लाख की सैलरी में 90,000 की EMI पे आप पहुंच गए हैं। अब यहाँ से चालू होती है प्रॉब्लम। 3 साल कैसे चलाएंगे आपका? क्या करिए अब? अपना ये EMI का बर्डन कम करिए। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए, कौन कौन से लोन आपने लिए हुए हैं। आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई लोन लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन है 30% से अबव रहता है। आप अनसिक्योर लोन ले रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 20% से 24% तक। आपने पर्सनल लोन लिया है तो 14% से 20% तक। इस टाइप से महंगे लोन आप अनजाने में ले लेते हैं। अब EMI का बर्डन बहुत हो गया। अब क्या करिए, आपने जो होम लोन लिया हुआ है और उसमें कैलकुलेशन करिए कि आपने होम लोन के अलावा कितना अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है। उसका जो बैलेंस लोन है, आप होम लोन वाली ब्रांच में जाइए, अपने बैंक जाइए, उनसे उस होम लोन के अगेंस्ट में एक टॉपअप लोन मांगिए। टॉपअप लोन मांगिए, जो आपका इधर टोटल अनसिक्योर्ड लोन का उतना टॉपअप लोन वो कर देती है। तो आप देखेंगे कि टॉपअप लोन जो भी होता है वो 8 से 10% के बीच आपको अवेल होगा, जबकि इधर आप 30% से स्टार्ट होके मिनिमम आप 14 से 15% में गए। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है। इसके ब्याज की इतनी मार रहती है कि आपको खुद ताज्जुब होगा जब इसके डिटेल में जाएंगे। तो मेरी ये सलाह है कि बॉस जाइए, आप एक टॉपअप लोन वहां से लीजिए, ये सारे लोन आप खत्म करके और हाथ जोड़िए क्रेडिट कार्ड से या पर्सनल लोन से या अनसिक्योर्ड लोन से। शुरू में आसानी में मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इजीली आपने होम लोन लिया तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे बैंक वाले। जी, कोविड-19 का अगर हम देखें तो रियल एस्टेट पे क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ा है? वास्तव में क्या रेट अभी कम पड़ा है? और अगर रेट कम हुआ है तो ऐसे समय में जो पहले से ही घर का सपना देख रहे हैं उनके लिए तो फायदा ही है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों में कम हो गया और उधर प्रॉपर्टी का भी रेट कम है। तो क्या ऐसा लगता है आपको यही एक समय होता है जब वो चाहे तो अपने लिए घर खरीद सकते हैं? रियल एस्टेट में तो इम्पैक्ट पड़ा है मैम, बिल्कुल पड़ा है 100%। कितना पड़ा है? अभी कुछ दिनों पहले जूम कॉलिंग एक हुई थी, पैन इंडिया के इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ मैं भी था। तो उस समय फिंच का जिक्र हुआ था। फिंच एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। फिंच ने एज्यूम किया था इंडिया की GDP का 2021 में GDP जो है ये नेगेटिव ग्रोथ में जाने वाली है, माने माइनस में जाने वाली है। तो इस चीज़ के लेके तो हम लोग सहमत थे, लेकिन एक चीज़ साथ में प्लस ये हुआ कि मैं रायपुर की बात करूं तो रायपुर में डूमर तराई एक एरिया आपने सुना ही होगा। डूमर तराई में सारे होलसेलर हैं जो
अगर वहाँ देखेंगे तो औषधि बाजार भी वहाँ पे है, आप देखेंगे तो वहाँ होलसेल सब्जी मार्केट भी है, आप देखेंगे तो वहाँ पे होलसेल किराना भी है। सारे छत्तीसगढ़ के लोग आके वहाँ से परचेस करके जाते हैं। यहाँ पे लॉकडाउन के चलते अच्छा रियल एस्टेट में उछाल आया है, क्योंकि लोगों ने देखा कि यहाँ पे खरीदी बिक्री अच्छी खासी हो रही है। ये तो अनाज मार्केट और फार्मास्यूटिकल और सब्जी बाजार की बात कर रहा हूँ। ये देख के एक आलू प्याज मंडी वालों ने उस एरिया में क्या किया था, कुछ साल पहले लंबे लंबे प्लॉट लेके रख लिए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये भीड़ देख के लॉकडाउन में जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ तो उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। कंस्ट्रक्शन जैसे ही चालू हुआ तो वहाँ पे रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन चालू हो गए, चाहे कमर्शियल के हो, उससे लगा हुआ कमल विहार है, वहाँ भी रियल एस्टेट अच्छे खासे चालू हो गए हैं। तो रियल एस्टेट में मैं समझता हूँ कि एरिया वाइज कहीं कहीं पे फर्क पड़ा है, कहीं कहीं पे उठाव आ गया है और कहीं कहीं पे नहीं। बिल्कुल जी मैम। तो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। थैंक यू मैम। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आज बस इतना ही। नमस्कार।